अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, बताइए क्या पढ़ा था कल अपन ने? दिखाना, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन दिया था ना एक, आपको क्लास में कर लिया था कल अपन ने। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी और डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड सप्लाई। किसकी वजह से चेंज हो रहा है इसके अंदर, सप्लाई के अंदर? कौन से फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है? प्राइस की वजह से ही तो पढ़ा था, एक ही होती है। कौन सी इलास्टिसिटी पढ़ी थी हमने? प्राइस इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, पी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, और डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस। एक अपन ने इसके बाद आर्क वाला फॉर्मूला लिख लिया था क्या? आर्क इलास्टिसिटी, वो नहीं लिखा था? ठीक है, इसी के अंदर अलग पॉइंट नहीं डालना है, ऐसे ही नोट बना के लिख लो। आर्क वाला फॉर्मूला आपको आता ही है पहले से ही, खुद से लिखो अपने आप, जो जिन बच्चों को याद है। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? प्लस, नहीं, पी प्लस पी वन डिवाइड बाय डेल्टा पी। याद नहीं है? आप थे क्या डिमांड वाले चैप्टर में पूरे में? अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, जो हमने परसेंटेज चेंज मेथड वाला फॉर्मूला लिखा था, पहले तो उसको लिख लो। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। अब बस करना है क्या है इसके अंदर? इसमें Q1 ऐड कर दो, इसमें P1 ऐड कर दो। किसका फॉर्मूला बन गया? आर्क इलास्टिसिटी का। अब कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, उसको इसी मेथड से करके बताओ। एक बार मुझे भी डेटा बता दो वापस। 100 और 120, और ये? अच्छा, एक मिनट, पहले हमेशा प्राइस लिखते हैं, ठीक है? बात ध्यान रखना आप, क्योंकि प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है। 100 और, ठीक है, इसको आप में, इस वाले को आपको आर्क इलास्टिसिटी से कैलकुलेट करना है। और आप सबको कैलकुलेटर, फोन क्यों यूज कर रहे हो बेटा आप? कैलकुलेटर कहाँ है आपका? अच्छा, क्या फोन पे क्या कर रहे हो? अच्छा, कैलकुलेटर यूज करना है सभी को, ठीक है? फोन में नहीं करोगे आप लोग कैलकुलेटर। कितना आया? मतलब 0.099, ठीक है। सभी के आ गई है वैल्यू?
डेल्टा क्यू कितना आएगा 500 माइनस 510, कैसे भी लिख दो, माइनस या प्लस कुछ भी लिखो, लेकिन हमें पता है दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं। डेल्टा क्यू 10 आ गया, और ये आएगा 500 प्लस 510 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 120 एंड डेल्टा पी डिवाइड बाय 20। अब देखिए ये कभी भी ऐसे नहीं कटता है जीरो से जीरो, ठीक है, पहले प्लस होगा ये, ध्यान रखना आप लोगों ने, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये जीरो से जीरो नहीं कट सकता अभी। कितना आएगा यहाँ पे 1010। अब काट सकते हैं हम इसको, ये इधर से इधर कट हो गया, इधर से इधर कट हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, इसी को सोल्व करने पे आएगा ये, ठीक है, हो गया। चलो, तो अपनी प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और इसमें इलास्टिसिटी का अपना एक ही टॉपिक था, कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी ओनली। वहां पे इनकम भी थी, क्रॉस भी थी, एडवर्टाइजमेंट भी थी, यहाँ पे ना तो इनकम है, ना क्रॉस है, ना एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, कितनी वैल्यूज पढ़ी थी हमने डिमांड वाले में, 5। ठीक है, सेम 5 यहाँ पे होगी, आप खुद से भी बना सकते हो ये तो। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगी, सिर्फ हेडिंग डाल लीजिए वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी में कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, प्राइस अगर 10% से क्या हुई, इंक्रीज, तो एक केस तो बनेगा सप्लाई क्या हुई, सेम 10% से इंक्रीज हो गई। एक केस बन सकता है सप्लाई किससे इंक्रीज हुई, 8% से, 9% से, या नहीं 10 से नहीं होगी, ठीक है, 7% से, इतने से इंक्रीज हुई। एक बन सकता है प्राइस तो 10% से इंक्रीज हुई, बट सप्लाई कितने से हुई, 11%, 12% या 13% से इंक्रीज हुई। एक केस क्या बन सकता है, प्राइस 10% से इंक्रीज हुई बट नो चेंज इन सप्लाई। यही केस सेम हमने कहा पढ़े थे, डिमांड के अंदर पढ़े थे। पहले वाले की ई की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस सेम है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 1। सेकंड वाले केस में क्या हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल्स टू लेस देन 1। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ई क्या आएगी, मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1। इसमें क्या आएगी, प्राइस के चेंज हो जाने पर सप्लाई में चेंज ही नहीं होता, तो इसका मतलब सप्लाई पूरी तरह इनफ्लेक्सिबल है, और जो चीज इतनी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है वहां पे ई क्या रहेगा, 0। फॉर्मूला भी लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 0 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। एक पांचवा केस अलग से क्या बनता है, प्राइस कांस्टेंट है बट सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, सप्लाई चेंज हो जाती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्लियर है, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई तो कुछ है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है, और किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है, इंफिनिटी आता है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब इसको ऊपर को यहाँ पे लिखना है पांचों वैल्यूज को, तो बिल्कुल वैसे एक टेबल बना लेते हैं और पांचों वैल्यूज लिखे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, इससे भी बड़ी, और फिर सबसे बड़ी।
when there is no change in supply due to change in प्राइस। ठीक है, जब प्राइस में चेंज हो जाने का इम्पैक्ट सप्लाई पे पड़ेगा ही नहीं। पी और क्यू सेम वही कर्व बनेगा जो डिमांड वाले में बनाया था, इस तरीके। प्राइस पी है तब भी सप्लाई क्यू है, P1 हो गई तब भी क्यू है, और P2 हो गई तब भी क्यू है। When there is no change in supply due to change in price। क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ऐसे कौन से गुड्स है जिनकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए पर उनकी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकती? मतलब डिक्रीज तो चलो दूसरी बात है, इंक्रीज नहीं कर सकते हम। मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, आप सेलर हो मार्केट में, सप्लाई से, कंज्यूमर से नहीं सोचना। देखिए ये वाला केस बनेगा उन सारी चीजों पे जिसको ह्यूमन नहीं बना सकते, जो हमें नेचर से मिलती है। जैसे लैंड हो गई, क्या लैंड की प्राइस इंक्रीज हो रही तो हम लैंड और बना ले क्या? सप्लाई इंक्रीज कर दे? इम्पॉसिबल। क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या क्रूड ऑयल पेट्रोल हम बना सकते हैं क्या? अनटिल अनलेस हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसको ह्यूमन नहीं बना सकते, उन सबकी क्वांटिटी पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट ही है, उसकी प्राइस को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। डिक्रीज तो जैसे यूज करेंगे हो ही जाएंगी, बट प्राइस इंक्रीज हो जाने पर उनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड या नेचुरल ठीक है, ये हो बन गया अपना फर्स्ट केस। लैंड या एग्रीकल्चर लैंड, नेचुरल रिसोर्स में सब कुछ आ जाएंगे, कोल, गोल्ड, जिंक, सिल्वर। इसमें क्या लिखूं लेस देन वन में? आप लोग बताइए। व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज less than percentage change in price। अब इसे भी हमें कर्व के थ्रू दिखाना है। प्राइस और क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस P थी और ओरिजिनल क्वांटिटी Q थी। अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कम से ही होगी, ये हो गई हमारी 8% से इंक्रीज।
ये P थी तो ये Q था, ये P1 हो गई तो ये Q1 हो गई। ये जितने परसेंट से इंक्रीज हुई है ये इससे कम परसेंट से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व बनेगा अगर हम इसमें फॉर्मूला भी लगाएंगे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो वैल्यू क्या आएगी 0.5 जो कि एक से क्या है कम है इज लेस देन 1। कौन से गुड्स आएंगे इसके अंदर सोच के बताओ आप। मतलब ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस इंक्रीज हो जाने पर भी हम सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। आप सप्लायर हो। हाँ जैसे एग्जांपल बताइए। जैसे यहाँ पे वो केसेस ले सकते हो आप जिनका प्रोडक्शन हम उसी टाइम पे ऑन द डेट नहीं कर सकते। जैसे गेहूं की अचानक डिमांड बढ़ जाए तो कि गेहूं क्या आज ही उगा लेंगे क्या, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग वाले आइटम्स है उनके डिमांड हो जाने पर हम उस टाइम पे इमीडिएटली प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनको प्रोड्यूस करने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है। तो उसके प्राइस इंक्रीज हो जाने पर हो सकता है सप्लाई, अगर किसी के पास स्टॉक रखा हुआ है तो वो वाला सेल करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे वो गुड्स आएंगे जिनको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है। मैं इसका एग्जाम्पल बाहर लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल those goods which takes substantial substantial का मतलब बहुत ज्यादा time to produce। सेकंड वाले में सेकंड वाला लिखो अपने आप, क्या लिखोगे व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों में क्या होगा सेम परसेंटेज से चेंज हो। व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। P एंड Q, P1 एंड Q1, अगर ये 10% से हुआ तो ये भी 10% से होगा। इसका कोई एग्जांपल है? ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं कि जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो सेम परसेंटेज सप्लाई चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम कोई एग्जांपल नहीं लिख रहे। नेक्स्ट वाला लिखिए व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन
प्राइस अगर 10% से इंक्रीज होगी तो सप्लाई 15% से इंक्रीज हो जाएगी। पी क्यू P1 एंड Q1। अब देखिए यहाँ पे भी स्टीपर और फ्लैटर वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। लेस देन वन में स्टीपर है फ्लैटर है? स्टीपर है। जिसका स्लोप ज्यादा होता है ना वो क्या होता है? स्टीपर होता है। इसका स्लोप मतलब ये टिल्ट ज्यादा है तो इसकी ई क्या होगी? लेस देन वन। स्टीपर की ई क्या होती है? लेस देन वन। ये फ्लैट ज्यादा है तो इसकी क्या होगी? मोर देन वन। स्टीपर इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो ये स्टीप हो गया। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कैसा हो गया? फ्लैटर हो गया। तो जहां पे स्टीपर कर्व है लेस देन वन और जहां पे फ्लैटर कर्व है वहां पे मोर देन वन। अच्छा कौन से गुड्स हो सकते हैं यहाँ पे? कौन से किस टाइप के गुड्स ऐसे हो सकते हैं? अगर आप समझो आप सप्लायर हो तो आप उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाने पर आप उसकी सप्लाई ज्यादा कर दोगे जिनको आप बना सकते हो। लग्जरी गुड्स इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे अचानक कार की डिमांड बढ़ जाए तो कार की डिमांड क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो आप? अगर आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है और आपके पास इक्विपमेंट और लेबर है तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो? कार बना सकते हो। लेकिन गेहूं थोड़ी ना उगा सकते अपन, भले ही आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर भी है, कैपिटल भी है, तो गेहूं का तो एक जो पीरियड होता है उगने में उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, जैसे मोबाइल की डिमांड अचानक इंक्रीज हो जाए तो प्राइस जैसे प्राइस ज्यादा होगी मतलब डिमांड से नहीं करना, अगर मोबाइल की मार्केट में प्राइस ज्यादा हो जाए तो सेलर उसकी सप्लाई क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा। तो इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल दोज गुड्स, नहीं से एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स। लास्ट में लिखिए when सब percentage change when supply change from 0 to infinity at constant price, when supply change from 0 to infinity at constant price। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट प्राइस पे कभी क्वांटिटी सप्लाई क्यू है, कभी Q1 है और कभी Q2 है। ठीक है, इसका भी ऐसा सच कोई एग्जाम्पल नहीं, बस ये एक सिचुएशन है वो बना लीजिए। डन। ठीक है, तो हमारा वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी वाला टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अपन ओपन करते हैं मॉड्यूल। अच्छा लेकिन इसमें एक टॉपिक है वो लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन मीन्स
एक्सेप्शन हमने डिमांड वाले में ही पढ़े थे, याद है आपको? बताइए। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स पढ़ा था। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स क्या होता है? लग्जरी गुड्स। अगर लग्जरी गुड्स की प्राइस ज्यादा होती है तब भी क्या होती है? डिमांड ज्यादा होती है। एक कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज पढ़ा था। कुछ चीजें हैं जो है तो लग्जरी कैटेगरी की, लेकिन उनकी सोसाइटी में डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर कोई इसको कंज्यूम करता है। जैसे एलईडी टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। इनकी प्राइस ज्यादा हो रही तब भी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डिमांड फॉर नेसेसिटीज के केस में भी क्या होता है? अगर आपको कोई चीज कंज्यूम करनी करनी है, जैसे मेडिसिन, उस केस में अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया तो भले ही प्राइस कितनी ज्यादा है, आप वो चीज खरीदोगे ही खरीदोगे। एक हमने पढ़ा था स्पेक्युलेटिव गुड्स, वो गुड्स जो हम स्पेकुलेशन के लिए खरीदते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया और रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड भी ज्यादा होगी, शेयर के प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड भी ज्यादा होगी। हमने कहा पढ़ा था? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वैसे ही सप्लाई के दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स व्हेन देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन किस किस में? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। कल हमने चेंज इन सप्लाई वाला टॉपिक लिख लिया था क्या? एक मिनट देना। हाँ, उसमें वो वाली चीज नहीं लिखी ना अपने, मूवमेंट वाली और शिफ्ट वाली। वो भी लिखनी है, ठीक है? वो बाद में लिख लेंगे, वैसे आपको पता ही है, बस मैंने वहां कल लिखवाई नहीं थी, वो स्कीप हो गया था। एक्सेप्शन मीन्स व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। पहला तो देखिए ये भी एक्सेप्शन है ना, ये वाला केस, क्योंकि उसका तो अपन ने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा, लास्ट वाले का कोई एग्जाम्पल नहीं बनता। बट यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो पहला केस लिखिए। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस या एग्रीकल्चर लैंड या लैंड। सप्लायर कैन नॉट इंक्रीज these goods supply even price of goods rises या increases। supplier cannot increase these goods supply even price of goods। तो इस केस में कर्व कैसा बनेगा? पैरेलल या पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, या इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ओ एक्स और वाई पी ए, तब भी लैंड की सप्लाई इतनी है, अभी भी इतनी है, और कम हो गई तब भी इतनी हो गई। पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस या वर्टिकल। दूसरा एक्सेप्शन है इसका सप्लाई ऑफ लेबर। ये आपको ध्यान रखना, ऊपर वाला तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। इसका जो कर्व बनता है उसका नाम याद रखना है, बैकवर्ड बेंडिंग। ओ और एक्स और वाई।
यहाँ पे हम दिखाएंगे वेजेस और यहाँ दिखाएंगे हम नंबर ऑफ आवर्स। ये है सब लेबर ऑफ सप्लाई या लेबर का सप्लाई कर्व। इसको समझेंगे, अभी इसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा रीजन, नहीं रीजन भी पूछ सकते हैं, उसका एक तरीका होता है, बट पहले आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, क्या होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है। बैकवर्ड बेंडिंग कैसे पड़ा इसका नाम, ये बैंड हो रहा है लेकिन कैसे, पीछे की तरफ। अगर ये ऐसा होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेकिन ये कैसा है, बैकवर्ड बेंडिंग। अब इसको समझिए बैकवर्ड बेंडिंग कैसे बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके मॉड्यूल में भी दे रखा होगा, अभी देखेंगे। ये बना लिया सभी ने। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ आवर्स। समझ लीजिए यहाँ पे 1 घंटा है, 2 घंटा, अब आपको कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 घंटे लिखे हुए। 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या लिखी हमने, वेजेस। समझ लीजिए यहाँ पे 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। 5 10 15 20, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी सोच सकते हो, जो जिस लेवल पे काम कर रहा होगा उसकी बात हुई। इनिशियली देखिए लेबर क्या कर रहा है, इनिशियली लेबर ज्यादा घंटे काम करना चाह रहा है, इसके आवर्स इधर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनिशियली लेबर क्या चाह रहा है, ज्यादा घंटे काम कर रहा है, साथ में इसकी लेबर भी क्या हो रही है, वेजेस भी इंक्रीज हो रही है, बट घंटे भी क्या कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा है यहां तक। ऐसा क्यों हो रहा है, इनिशियली जब भी किसी भी पर्सन जो नया नया काम करना स्टार्ट करता है उसके पास एक्सपीरियंस जीरो होता है, उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं होती, तो वेजेस को लेके इतना नेगोशिएशन नहीं करता है, या सैलरी को लेके इतना नेगोशिएशन नहीं करता है। वो क्या सोचता है कि मुझे सिर्फ काम मिल जाए स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में उस पर्सन की प्रायोरिटी होती है मुझे ज्यादा से ज्यादा काम मिले ताकि मेरी लर्निंग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो स्टार्टिंग में ज्यादा घंटे काम करना चाह रहा है, चाह रहा है, चाह रहा है, यहाँ तक चाह रहा है, और यहाँ तक इसकी वेजेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट इस पॉइंट पे क्या हो गई उसको, इस पॉइंट पे उस पर्सन को एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, इस पॉइंट्स पे स्किल्स भी आ गई इसके पास और इसको एक्सपीरियंस भी हो गया। अब ये पर्सन चाह रहा है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब क्या चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे आराम करना है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स आ गई। तो इस लेवल के बाद ये घंटे क्या कर रहा है, कम, देखो इधर पीछे मुड़ गया, बट वेजेस अभी भी इसको क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा पर्सन काम तो करता है कम, लेकिन उसको वेजेस क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। और इनिशियली जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, काम तो करना चाहते हैं ज्यादा, वेजेस ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, वेजेस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, बट आपका फोकस क्या रहता है, मुझे ज्यादा घंटे काम मिले। बट एक पर्टिकुलर के लेवल के बाद लेबर को क्या चाहिए, इसको बोलते हैं लेजर। यहाँ से वर्ड इस लेजर को लिख लो यहाँ पे। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद लेजर को या लेबर को क्या चाहिए, आराम चाहिए होता है। क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद लेबर को क्या चाहिए, वेजेस ज्यादा चाहिए कि आराम चाहिए, वेजेस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, आराम। क्यों चाहिए, क्योंकि यहां तक उसने बहुत काम कर लिया, उसको एक्सपीरियंस हो गया, अब वो चाहता है कि लोग मुझसे आके एडवाइस ले, मुझसे पूछे कि काम कैसे करते हैं। ये नॉर्मल हर जगह होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पर्सन होते हैं उनकी जो सैलरी रेमुनरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो ऑफिस में कम कम घंटे काम करते हैं उनके कंपेरिजन में जो लोअर लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होता है, बैकवर्ड बेंडिंग। क्यों होता है, इनिशियली किसी भी पर्सन के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो ज्यादा घंटे काम करना चाहता है, बट एक लेवल पर एक्सपीरियंस मिल जाने के बाद वो कम घंटे काम करना चाहता है क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है किसके, सप्लाई के। पहले में कैसा बना अपना वर्टिकल कर्व और सेकंड में कैसा बना बैकवर्ड बेंडिंग।
देखिए हमने ये वाला कर लिया, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कर लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट प्राइसेस की बात हो रही है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर ली, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी की बात कर ली, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री नॉर्मल सा है, इसमें हमने वो लिखा था जो मार्केट होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। मोनोपोली मार्केट में एक ही फर्म होती है तो वहाँ प्राइस ज़्यादा रहेगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी फर्म होती है तो प्राइस कम रहेगी। एक्सपेक्टेशन देख लिया, नंबर ऑफ सेलर भी देख लिया। लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया, ये प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन दे रखा है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके बाद यहाँ पे सप्लाई कर्व बना रखा है, एक इसमें टॉपिक है अपना वो बाकी है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हमने देख लिया। अच्छा मुझे ये बताना था कि कल अपन ने जो लिखा था ना चेंज इन सप्लाई, उसमें हमने एक चीज नहीं लिखी लास्ट में, वो अपने डिमांड वाले में लिखी थी लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी। इधर हमने क्या लिखा था इस तरफ, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसके दो नाम और थे, कौन कौन से, और इधर क्या लिखा था, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो वो दोनों नाम लिखो लास्ट में। क्या था, अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लिखा हुआ है तो किसकी बात हो रही है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। और सिर्फ चेंज इन सप्लाई बोला जा रहा है, किसकी बात हो रही है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अगर मूवमेंट अगर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की बात हो रही है तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और शिफ्ट की बात हो रही है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। कल हमने बनाया था ना, इंक्रीज में सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो गया था, राइट की तरफ, और डिक्रीज में किधर शिफ्ट हो गया था, लेफ्ट की तरफ। मूवमेंट में एक्सपांशन कैसे हुआ था, एक मिड में पॉइंट बनाया था उससे हायर पॉइंट की तरफ, और कॉन्ट्रैक्शन किधर हुआ था, लोअर पॉइंट की तरफ। सभी ने बना रखा है, उसमें लिख लीजिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ चेंज इन क्वांटिटी, इसमें अंडरलाइन कर लेना सिर्फ क्वांटिटी वर्ड पे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। This is also known as a this is also known as change in supply। यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं होगा, change in supply and shift in the supply curve। ठीक है, हो गया। चलो अब इधर देखो वापस, ये हमने पढ़ लिया शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये इसमें इंक्रीज बता रखा है, इधर नहीं, इधर इंक्रीज बता रखा है, इधर डिक्रीज। इलास्टिसिटी वाला कर लिया, ये फॉर्मूला हमने देख लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये देख लेते एक बार। सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 पर यूनिट टू 2100। पहले 2000 थी, फिर कितनी हो गई 2100, और इसमें क्वांटिटी सप्लाई कैसे इंक्रीज हुआ, 2500 और 3000, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, 500। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी इसने ऐसा कर रखा है, इधर लिखे है, अपन तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी,
मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। आपको जैसे याद रहे डेल्टा क्यू कितना हो गया 500, ओरिजिनल क्वांटिटी 2500, ओरिजिनल प्राइस 2000 और डेल्टा पी 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ऊपर कितना बचा? कुछ गलत लिख दिया क्या अपन ने? 500, 2000, 2500 और 100 काट गलत दिया। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से इधर कटा। हाँ सही तो है, 100 डिवाइड बाय 25। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे बचा था 25, तो 100 डिवाइड बाय 24 4। ये हमने देख लिया, जीरो वाला ऐसे बनेगा। ये कौन सा है? मोर देन 1 वाला। ये लेस देन 1 नहीं, ऊपर कौन सा था? लेस देन 1 था, नीचे मोर देन 1 है, ये इक्वल्स टू 1 है, और ये कौन सा है? इन्फिनिटी है। क्लियर है? नाम हमने ई इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, आप इन्फिनिटी, आपको पता ना उसका नाम परफेक्टली इलास्टिक है। नाम तो पता है पांचों के, ये वाला बताना है मुझे आपको, और ये वाला भी करना है। ये कौन सा फॉर्मूला है? आर्क वाला। ठीक है, ये इसका मतलब वही हुआ Q2 माइनस Q1 मतलब डेल्टा Q, डेल्टा Q अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P2 प्लस P1, और P2 माइनस P1 का मतलब क्या होगा? डेल्टा P। ठीक है, ये वाला हमें समझना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, इसको देखिए, इसको लिख बाद में लेंगे, पहले समझिए। यहाँ से। इसकी हेडिंग है, वो कल मैं लिखवा दूंगी, इंडस्ट्री विद लिमिटेड कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन। ये सप्लाई कर उस इंडस्ट्री का है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड होने का मतलब है उस पर्सन के पास, मैन्युफैक्चरर के पास, सप्लायर के पास जो मशीनरी हो सकता है उसको बनाने की 10,000 की क्या हो? कैपेसिटी हो। तो 10,000 क्या हो गई? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब 1 लाख भी होगी तो है लिमिटेड ही, क्योंकि वो 1 लाख से ज्यादा बना ही नहीं सकता। और जनरली जो भी इंडस्ट्री होती है उनकी कैपेसिटी क्या होती है? लिमिटेड ही होती है। आप प्लांट इनफाइनाइट यूनिट्स के लिए थोड़ा ना लगा सकते हो, आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो आप उतनी बड़ी लैंड लोगे, उतने ही लेबर हायर करोगे और उतनी ही मशीनरी हायर करोगे। तो ये जो सप्लाई करवे किसका है? लिमिटेड कैपेसिटी वाली प्रोडक्शन फर्म का। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आपको पता ही, ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी, और यहाँ पे ओ वाई पे क्या दिखाते हैं? प्राइस। इनिशियली प्राइस कहाँ पे है? इनिशियली प्राइस है आपकी P1 प्राइस थी, तो सप्लाई कितनी थी? Q1। ये सबको दिख रहा है। इसके बाद देखिए हुआ क्या, इसके बाद मार्केट में प्राइस हो गई इंक्रीज, P1 से हो गई P2। समझ लीजिए कितने परसेंट है ये जो एरिया बता रखा है ये 10% है। बट जैसे ही प्राइस P1 से P2 हुई, क्वांटिटी ज्यादा से इंक्रीज हुई है, आपको गैप दिख रहा होगा, कितने से हुई है? 15 मान लो। दैट मीन P1 से P2 10% हुआ, तो Q1 से Q2 कितना हो गया? 15% हो गया। तो यहाँ पे E कितना आया हमारा? मोर देन 1। ऐसा क्यों आया वो जानना है। ऐसा इसलिए आया क्योंकि सप्लाई कर ये बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री की कैपेसिटी कितनी है। अभी हमने प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट ही किया है, समझ लीजिए सप्लाई कर बता रहा है किसी इंडस्ट्री की 10,000 यूनिट की क्या है? कैपेसिटी है। तो यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही किया है अभी, तो यहाँ पे Q1 पे हमने अभी तक 1,000 यूनिट ही बनाई है, तो अभी हमारे पास कितनी है? 9,000 यूनिट की कैपेसिटी बाकी है। तो इनिशियली जब प्राइस इंक्रीज होती है तो पर्सन के पास क्या होती है? बहुत सारी आइडल कैपेसिटी रखी होती है, ऐसी कैपेसिटी इसका अभी तक यूज हुआ ही नहीं है। तो इनिशियली जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो चूंकि सप्लायर के पास, प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी अवेलेबल है, तो सप्लाई हमेशा प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा से इंक्रीज होगी। क्लियर हो गई ये बात? इसलिए स्टार्टिंग में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो स्टार्टिंग में ई की वैल्यू क्या रहेगी? मोर देन 1। अब देखिए यहां तक प्रोडक्शन हो चुका है, समझ लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 10,000 यूनिट का, यहां तक प्रोडक्शन हो चुका है 9,000 यूनिट का। अब इसके पास कैपेसिटी कितनी बची है? 1,000 यूनिट और बन सकती है। अब मार्केट में प्राइस P3 थी, तो P3 से क्या हो गई? P4 हो गई, 20% से इंक्रीज हो गई। और मार्केट में डिमांड, ये सप्लाई ज्यादा करना चाहता है, 20% से इंक्रीज हुई तो ये सप्लाई इंक्रीज करना चाहता है, बट इसके पास कैपेसिटी नहीं है।
कितनी है, 1000 यूनिट की कैपेसिटी है, इसलिए चाहकर भी ये क्या नहीं कर पाएगा, अपनी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा, Q3 से Q4 ही होगी। तो एक लेवल तक जब हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद भले ही प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम सप्लाई ज्यादा से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस रहेगा, इसलिए यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। क्लियर हो गई ये बात आपको। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल रहती है, तो हमेशा प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर सप्लाई उससे ज्यादा से इंक्रीज होगी, इसलिए इनिशियल सप्लाई कर पे जो ई की वैल्यू होगी क्या रहेगी, मोर देन 1। एक लेवल पर पहुंचने के बाद अगर प्राइस इंक्रीज भी होती है तो हम सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं अवेलेबल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे सप्लाई प्राइस के इंक्रीज हो जाने पर भी हम सप्लाई कम परसेंटेज से ही क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, इसलिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्लियर है सभी को ये, ठीक है। इसको कल अपन नोटबुक में नोट कर लेंगे, बाकी अपन अब कल पढ़ेंगे।